हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सप्लिसिटली अब न्यूज़पेपर से होंगे एंड सोर्स जो है एज ऑलवेज आई से कि द हिंदू ही है एंड 19 सितंबर के लिए जो करंट अफेयर्स है न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले यूएस इज ट्राइंग टू गेट बैक बडगाम एयर बेस इन अफगानिस्तान ट्रंप। ठीक है, बगराम जो एयर बेस है अफगानिस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली अब आपको ये चीज़ भी पता होगी कि काफ़ी साल तक जो यूएसए है, कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ, यूएसए जो है वो अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स जो है मेंटेन करता था। ठीक है, रीजन क्या था उसका, जब 9/11 वाली सिचुएशन हुई थी एंड स्पेसिफिकली जब ओसामा बिन लादेन को लेकर हंट यहाँ पर शुरू हुई थी, है ना। तो उसके बाद से अब अफगानिस्तान जो है स्पेसिफिकली यूएस के द्वारा आप कह सकते हो ट्रूप्स के थ्रू ही मेंटेन किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि शांति लाइक सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, सिचुएशन को काम करने के लिए, वॉट एवर, है ना, ये वाली सिचुएशन हुआ करती थी। बट अब मैं ईयर नहीं बताऊंगी। अब तालिबान के साथ अमेरिका का पैक्ट होता है इन अ स्पेसिफिक ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ मेंशन है। तो अब इन अ स्पेसिफिक ईयर एंड तालिबान जो है वो प्रॉमिस करता है यूएसए को कि अलकायदा की किसी तरह के से भी यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होगी, तालिबान जो है वो सोली रूल करेगा। ठीक है, तो यूएस के जो ट्रूप्स है वो वापस विड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दैट सिचुएशन तब उस टाइम पे ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के। ठीक है, बट बाय द टाइम ये एप्लीकेबिलिटी हुई कि जो ट्रूप्स है वो वापस चले गए, इन दैट सिचुएशन जब जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके थे यूएसए के। सो विद इन दैट रिस्पेक्ट जो बगराम एयरबेस है वो भी अब अफगानिस्तान में स्पेसिफिकली तालिबान के पास जो है वो चला गया। सो अब ट्रंप इज रिग्रेटिंग दैट डिसीजन एंड ही सेइंग कि दे आर ट्राइंग टू गेट बैक बगराम एयरबेस। ठीक है, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट। स्ट्रेटेजिक पॉइंट कैसे, एक तो अफगानिस्तान में बेस्ड है। ठीक है, अफगानिस्तान से बेस्ड होने की वजह से अब क्या है, एशिया के पास जो है या एशिया की विसिनिटी में आप वहाँ पर एक तरह से अगर अपना एयरबेस जो है स्टैब्लिश कर रहे हो तो आप रशिया के ऊपर या इवन चाइना के ऊपर भी थोड़ा सा चेक रख सकते हो। नॉट रशिया, स्पेसिफिकली चाइना के केस में उन्होंने ये चीज़ बोली। ठीक है, प्लस बगराम एयरबेस के थ्रू आप कह सकते हो कि आप होल्ड कर सकते हो स्पेसिफिकली कैसा एयरबेस जो कि फोकस पॉइंट है फॉर लॉजिस्टिक्स फॉर यूएस ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, कि एक ऐसा एयरबेस जहां पे आप लॉजिस्टिक्स को भी सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दे आर इन टॉक्स विद तालिबान एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मार्च अप्रैल के आसपास ये न्यूज़ पे आई थी कि जो है अब यूएस का कोई एक आप कह सकते हो कि एयरप्लेन है ना वो लैंड हुआ है बगराम एयरबेस में। तो आई थिंक कि वो कॉन्टिन्यूस टॉक्स में है अभी तक तालिबान से एंड स्पेसिफिकली हो सकता है कि इनको अभी यहाँ पर वो एयरबेस वापस मिलता है नहीं मिलता है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि या ट्रंप ने बोला इट इज़ एन आर अवे फ्रॉम वेयर चाइना मेक्स इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। तो चाइना को बेसिकली चेक रखने के लिए उन्होंने ये चीज़ बोली। तो अब कहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, दैट इज अ सीक्रेट फैसिलिटी, है ना, अगर बनते भी हैं तो। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब ट्रंप ने इनडायरेक्टली इंडिकेशन ये दी चाइना को कि 1 घंटे दूरी से है बगराम एयरबेस जहां पे आप अपने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हो। सो बेसिक चेक यहाँ पर चाइना के ऊपर ही रखने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन जो है अब बगराम एयरबेस के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे क्या है। सबसे पहली चीज, पहली स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि द बगराम एयरबेस वाज बिल्ट बाय द सोवियत यूनियन। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द यूनाइटेड स्टेट्स तालिबान डील टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 2015। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्टेटमेंट नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, तो बगराम एयरबेस जो है वो 1950s में यहाँ पर बनाया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा एंड बेसिक आइडिया वाज कि सोवियत यूनियन भी यहाँ पे एक्सपेंशन चाहती थी। कोल्ड वॉर का एरा यहाँ पे आप कह सकते हो वो शुरू हो चुका था या होने वाला था। तो एक ईस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई के अंदर स्पेसिफिकली जो अब सोवियत यूनियन है वो भी एक्सपेंशन चाहती थी, है ना। तो सोवियत यूनियन जो कि अब 1991 में टूट गई इंटू डिफरेंट नेशंस एंड रशिया अब अकेला यहाँ पर रह गया। तो सोवियत यूनियन तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट चलो छोड़ो कि इन दैट रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट तो अब अफगानिस्तान जो है वो भी पार्ट ऑफ द पॉलिसी था कि उसे एनेक्स कर लिया जाए। ठीक है, सो अब 1950 में से बनाया गया था बट इसे यूज जो है लेटर ऑन यूज किया गया इन अफगानिस्तान के साथ जब लड़ाई होती है सोवियत यूनियन की। ठीक है, तो वो स्टोरी में भी देखते हैं। यूएस का जो तालिबान के साथ डील है स्पेसिफिकली 2015 में नहीं हुआ था, वो 2021 के आसपास की बात है यहाँ पर। तो सोवियत यूनियन ने बगराम एयरबेस 1950s में बनाया, 1979-89 के बीच में आप कह सकते हो इसको कहीं पे यूज किया गया था एंड एनेक्सेशन जो है उसके पीछे का ना एक डॉक्ट्रिन है जो कि यूएसएसआर की कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन। तो ये डॉक्ट्रिन स्पेसिफिकली यही कहता है कि वंस अ कंट्री बिकम्स अ सोवियत कंट्री, ठीक है, तो सोवियत कंट्री अगर वो बन जाती है देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दैट मीन्स कि वो कंट्री जो है वो कैपिटलिस्ट कैंप यानी कि वेस्टर्न नेशन में कभी भी दोबारा नहीं जाएगी या उसका स्टांस यहाँ पर नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल अब अभी के केस में यहाँ पर सिचुएशन अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमने साइबेरिया को लेकर यहाँ पर डिस्कशन की थी, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन की बात की थी, है ना। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली कंट्री की बात की थी जो कि
अर्स्ट वाइल यूएसएसआर का यहाँ पे पार्ट था, ठीक है। एम से नाम शुरू होता है इस कंट्री का, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो इनिशियली दैट कंट्री वाज सेइंग कि हम यहाँ पर पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन को अपने थ्रू यहाँ पर नहीं पास कराने देना चाहते, है ना, हम नहीं दे सकते चाइना को वो कॉन्टेक्स्ट। सो या चाइना से को पहुंचाने के लिए वो गैस जो कि रशिया यहाँ पर पहुंचाना चाहता है या ऑयल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट हम आपको यहाँ पर जगह नहीं देंगे। बट क्या हुआ, अभी यूएसएसआर का पार्ट रह चुकी है कंट्री, तो आप वैसे ही नहीं बोल सकते। तो ये ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के अंडर यहाँ पर आया था। एंड अफगानिस्तान के साथ अगर आप स्पेसिफिकली देखिए तो यूएसएसआर की वॉर क्यों हुई थी, क्योंकि अगेन अब एक तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो थी ही थी, दूसरी सिचुएशन यहाँ पर यही थी कि जो एरिया है स्पेसिफिकली अफगानिस्तान का उस टाइम पे, वहां पे जो अब आप कह सकते हो कि ये कम्युनिस्ट ही है ना, रशिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ही है, तो कम्युनिस्ट जो अफगानिस्तान के अंदर थे उनको यहाँ पर बचाने के कॉन्टेक्स्ट में, या जो कम्युनिज्म है ऑल टुगेदर उसको बचाने के लिए अफगानिस्तान में अब एक तरह से लड़ाई हुई अफगानिस्तान और रशिया की। एंड ऑल टुगेदर कोल्ड वॉर एरा के टाइम की सिचुएशन की बात है। बट अगर आप ये देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर जो है फेस करना पड़ा यूएसएसआर को, एंड मुजाहिदीन के थ्रू भी यहाँ पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा व्हेन इट कम्स टू कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो अब ये तालिबान डील जो है वो 2020-21 के अंदर यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर अब 13,000 यूएस ट्रूप्स जो है दैट लेफ्ट द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। एंड विड्रॉल का बस एक यहाँ पर एक चीज़ थी कि अलकायदा का मेंबर जो है किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलकायदा के जो पहले लीडर उसामा बिन लादेन उनको यहाँ पर गोली भी मार दी गई थी अफगानिस्तान के अंदर। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो अलकायदा की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं चाहते थे यहाँ पर किसी भी तरीके से, या टेररिज्म के ऑल टुगेदर अगर हम यहाँ पे बात करें। देन व्हाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक? अब दोहा स्ट्राइक जो है स्पेसिफिकली कतर के ऊपर हुई। एंड कतर को लेकर हम न्यूज़पेपर में यही कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ रहे हैं कि इंडिया की तरफ से अगर आप देखें बहुत ज़्यादा अच्छा स्टांस यहाँ पे लिया गया है, कतर की तरफ का स्टांस लिया गया है, इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट ली गई है। तो अब स्टेटमेंट लेने के पीछे ना एक्चुअली में डिप्लोमेसी भी काम करती है, बिजनेस भी काम करती है। सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को लेकर किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में, अदरवाइज तो एनेक्सेशन यहाँ पर होती ही ना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको टिल दिस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना आपको सिर्फ वही कहानी बताई गई है जहाँ पे हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्पेसिफिकली यही बताया कि गल्फ रीजन जो है उनका जो रिलेशन है, या गल्फ कंट्रीज जो है उनका रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा रहा है शुरू से। एंड ऑन दी अदर साइड अगर हम इसराइल की यहाँ पर बात करें, इसराइल के साथ भी इंडिया का रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है, ठीक है। सो ऑल दो अब इसराइल को बचाते हुए बहुत सारी सिचुएशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें कि यूनाइटेड नेशंस में जितनी बार भी इनिशियली, इस बार नहीं इससे पहले जब भी अब रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है, या इसराइल के खिलाफ कोई भी अगर सिचुएशन यहाँ पर आई है, या तो इंडिया ने उसमें अब्सटेन ही किया है, ठीक है, या फिर इसराइल का सपोर्ट ही किया था, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी गल्फ नेशंस हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस जो है वो खराब हो रहे थे, ठीक है। खराब हो रहे से तो एज अ रिजल्ट अब क्या हो रहा है कि बिजनेस पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है अब जो इसराइल जो इतनी दूर बैठा है, जो कि ऑटोमेटिकली अब वर्ल्ड के अंदर पूरी थू हो चुकी है इसराइल की, है ना, इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, चलो वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। बट अभी अगर गल्फ नेशंस की बात करें तो बिजनेस उनके साथ ज़्यादा यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, प्लस विसिनिटी जो है इनकी यहाँ पर पास में है, प्लस उसके बाद भी अगर हम देखें इंडिया को ये आभास भी था, आगे भी हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान का जो यहां पर सऊदी के साथ जॉइंट मिलिट्री अलायंस वाला एक तरह से पैक्ट हुआ है, वो चीज को भी मे बी इंडिया को भनक लग चुकी थी पहले। तो इन दैट कंटेक्स्ट अगर हम देखें पूरी ओवरऑल जो जियोपॉलिटिक्स है ना वो शिफ्ट होती जा रही है बहुत फ्रीक्वेंटली, डेली कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि बहुत सारी चीजों में शिफ्ट आ जाता है। तो सिमिलर तरीके से अब इंडिया नहीं चाहता था कि वो गल्फ रीजन्स के साथ अपनी सिचुएशन को या अपने रिलेशंस को यहाँ पर खराब करे। तो हमास के केस में भी एज अ पैलेस्टीनियन नेशन के तौर पर इंडिया ने पहले अब्सटेन किया था वोटिंग के थ्रू, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आता है SCO के केस में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जब अब यहां पर स्पेसिफिकली ये चीज बोली गई थी कि जॉइंट डिक्लेरेशन थी कि उन्होंने कंडेम किया था इजराइल का एंड यूएसए का जॉइंट स्ट्राइक्स जो जून के अंदर उन्होंने किया यहाँ पर, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो इंडिया ने अब्सटेन किया था, उसके लिए इंडिया ने कुछ भी यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो अब इंडिया जो है ऑल टुगेदर यहाँ पर अगर यूएसए की साइड दे रहा है तो यूएसए ने उसके बाद क्या किया, 50% टैरिफ्स जो है वो अब लगा दिए इंडिया के ऊपर, है ना। तो अब यूएसए और इसराइल जो कि ऑल टुगेदर यहाँ पे एक पैक्ट बनाकर बैठे हैं, एंड यहाँ पर इंडिया जो बीच में खेल रहा है, तो एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमें सिचुएशन रिक्वायर करती है, या ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया था कि हमें एक साइड को चूज करना पड़ेगा। एंड यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया को भी फाइनली एक साइड को यहाँ पर चूज कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर साइड चूज करना इज अ वेरी गलत स्टेटमेंट अगर आप देखा जाए, है ना। तो चलो रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या है, कि कंट्रास्ट जो है न्यू दिल्ली की जो रिएक्शन है इजराइल की बॉम्बिंग्स ऑन सेवरल अंडर कंट्रीज इन रीजन्स इंक्लूडिंग लेबनान, येमेन, तुनीसिया, सीरिया, ईरान। तो ये अब जो है ना इस वजह से
बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे गलत दिखता है। पीस कीपिंग फोर्स पे भी इजराइल ने अटैक कर दिया यूनाइटेड नेशंस की। सो ऑल टुगेदर ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने डेटोनेट किया हंड्रेड्स ऑफ पेजर बॉम्ब्स अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन बेरूत, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडिया ने यहाँ पर उसको सपोर्ट भी किया था। ईरान जो है कंट्री विद क्लोज टाइज जिसकी इंडिया के साथ थी, उस टाइम पे भी चवाहर पोर्ट वाले सिचुएशन जो है वो एट स्टेक भी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट कंडीशन इजराइल को सपोर्ट किया इंडिया ने, ठीक है। अपने टाइज को खराब करके यहाँ पर आप कह सकते हो इजराइल को सपोर्ट किया या यूएसए को सपोर्ट किया इंडिया ने। बट अब सिला जो है इंडिया को भी इन कॉन्टेक्स्ट क्या मिला वो भी हमें पता है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली की जो डिसएसोसिएशन थी फ्रॉम द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेज लेटर, जिसने कंडेम किए थे स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ठीक है, उस चीज़ पे भी इंडिया ने यहाँ पर नहीं जो है कुछ भी कहा। तो अब एक तरह से इंडिया की जो लार्जेस्ट डायस्पोरा की हम बात करते हैं वो भी कतर रीजन या इवन की ये आप कह सकते हो दुबई वाले रीजन या सऊदी रीजन या गल्फ नेशंस के अंदर ज्यादा रहती है ना। अगर यूएसए के अंदर इंडिया का डायस्पोरा है या पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी पॉपुलेशन रहती है। तो उनकी वजह से भी यहाँ पर कह सकते हो आप कि हमें पैसा जो है फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू बहुत ज्यादा आता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट बिजनेस की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो क्यों इंडिया ने यहाँ पर दोहा का सपोर्ट किया या आप कह सकते हो कि कंडेम की दोहा की स्ट्राइक ऑल टुगेदर कतर को यहाँ पर क्यों इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट किया? सबसे पहली चीज क्रूशल सप्लायर ऑफ गैस, कतर जो है इंडिया के लिए क्रूशल सप्लायर ऑफ गैस है। दूसरी चीज जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बेसिकली अब यूएस के मिलिट्री बेसिस को यहाँ पर हाउस करती थी या उनकी जो सिक्योरिटी है सेफ्टी है वो यूएस से अश्योर करता था। बट अब जियोपॉलिटिकली देखें तो एक इस्लामिक नेशन, दो इस्लामिक नेशन सबको अगर पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है तो वो भी यूएसए के एंटी होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो इंडिया में भी यूज कर सकता है या वेपनाइज कर सकता है, आप कह सकते हो कि मे बी थ्रू दोस गल्फ कंट्रीज अपनी जो सिचुएशन है, ठीक है, या आप उनकी बेरुखी है स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेशंस को समझने के लिए विद द यूएसए, उसको भी दिखा सकता है। तो अगर आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम भी आपके यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भी अब ऑल्टरनेटिव रूट से यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। सो एवरी अरब कंट्री, एवरी गल्फ कंट्रीज विद इन देयर टारगेट जोन, अब पुट देम ऑल ऑन नोटिस। तो यानी कि जब इजराइल ने स्पेसिफिकली यहाँ पर कतर को अटैक किया, ठीक है, इन दैट केस यहाँ पर ऑल्दो यूएसए के द्वारा यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रांट की जाती है, ठीक है, टू ऑल दोज गल्फ नेशंस, बट कतर के ऊपर इजराइल ने यूएसए के शहर पे अगर अटैक किया भी है तो इन दैट सिचुएशन एक तरह से नोटिस जारी कर दिया गया है बाकी सारी गल्फ कंट्रीज को कि आपके ऊपर भी कल को अटैक हो सकता है। एंड कतर के ऊपर बेसिक आइडिया ऑफ अटैकिंग वॉज कि जो हमास है उनके एक स्पेसिफिक ग्रुप की आपस में मीटिंग होनी थी कि उनको क्या यहाँ पर सीज फायर डिक्लेयर कर देनी चाहिए विद दिस वॉर या नहीं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो है या रेजोल्यूशन जो है एक तरह से यूनाइटेड नेशंस के पास यहाँ पर अप्रूवल के लिए 142 कंट्रीज ने अलाउ भी कर दिया, ठीक है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन की जब हमने यहाँ पर बात की थी। तो उसके बाद ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है, तो अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो दोहा में इसी हफ्ते आफ्टर दैट अटैक कंडक्ट कराई जाती है। उन्होंने जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म डील पे फॉर विद फ्यूचर थ्रेट्स अग्री भी किया है। जैसे कि अब नेटो था बनाया गया स्पेसिफिकली जब यहाँ पर ईस्ट वर्सेस वेस्ट का आइडिया चल रहा था, यानी कि जब अब बाकी कंट्रीज जो कि अब वेस्टर्न नेशंस हैं, जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं वेस्टर्न नेशंस की जिसमें यूएसए या हमारे यूरोपियन नेशंस आ जाते हैं, वर्सेस जब यूएसएसआर वाली सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे नेटो को बनाया गया था। तो इसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो अब फिर से वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाली सिचुएशन आ गई। ईस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अराबिक या इस्लामिक नेशंस जो है जिनको पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने भी एक जॉइंट मिलिट्री अलायंस की यहाँ पर बात की है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, यही चीज़ की लेटेस्ट ऑफेंसिव अगेंस्ट गाजा सिटी, उन्होंने स्ट्रेनिंग इट्स टाइज विद द अरब वर्ल्ड, ठीक है। अब बम्बार्डमेंट गाजा के ऊपर रेगुलरली होती रहती है, तो इंडिया का जो स्ट्रेन हो रहा था टाइज विद द अराबिक नेशंस ऑल टुगेदर एंड शॉकिंग एंड डीपली रिग्रेटेबल, उन्होंने इस सिचुएशन को बोला तो था, बट इंडिया ऑल्सो वोटेड इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन एंडोर्सिंग द 2 स्टेट रेजोल्यूशन। मतलब पॉलिसी डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है। पहले आप अब्सटेन कर रहे हो या अगेंस्ट वोटिंग कर रहे हो, मेजरली अब्सटेन कर रहे थे, बट अब ये कॉन्टिन्यूसली चीजें जो होती जा रही हैं उसके बाद से इंडिया जो है अपनी पॉलिसी को यहाँ पर अलग से दिखाता हुआ 2 नेशन थ्योरी के लिए उसने अब क्या किया, वोट किया इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। एंड ऑल टुगेदर स्टेडफास्ट रिलेशनशिप जो है वो इजराइल के साथ थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे कि उसके अंदर टाइज के अंदर भी स्ट्रेन आने के चांसेस है। तो ये शिफ्ट जो है मे नीड अ फैक्टर टू रेस्ट, या यू कैन से कि इट मे नीड या इंडिकेट दैट इट नीड्स टू फैक्टर इन द रेस्ट ऑफ द रीजन एज वेल, क्योंकि अब रीजन के आसपास अगर हम देखें तो क्लोज विसिनिटी में हमारे पास वही
एरियाज या वही रीजन्स आते हैं जिसमें अब स्पेसिफिकली गल्फ रीजन्स हैं। इजराइल बहुत दूर हो जाता है इंडिया से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अब कतर के बेसिस पे अगर देखिए, पहली स्टेटमेंट आपकी यही कह रही है कि कतर इज अ पेनिनसुला विद 563 किलोमीटर कोस्ट लाइन। सेकेंड, द कंट्री शेयर्स 87 किलोमीटर लैंड बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया टू द नॉर्थ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1, ठीक है। कतर जो है पेनिनसुला तो है, वाटर ऑन 3 साइड्स तो है ही है, 563 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है, ठीक है। बट सऊदी अरेबिया को जब वो टच करता है दैट इज नॉट इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, दैट इज इन द सर्दर्न डायरेक्शन। अगर हम देखें इन द साउथ, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाऊं तो दिस इज कतर एंड दिस इज सऊदी अरेबिया एंड दिस इज द सर्दर्न साइड एंड नॉट द नॉर्दर्न साइड, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट नंबर ए हो जाता है। एंड 87 किलोमीटर्स का ये बाउंड्री है जो कि सऊदी अरेबिया के साथ लगती है एंड टोटल 563 किलोमीटर की यहाँ पे कोस्ट लाइन है। देन यूएस टू रिवोक वेवर ऑन चबाहर पोर्ट सैंक्शंस। सो अब यहाँ पर ना क्या हो रहा है, यूएस ना एक पंथ दो काज कर रहा है। सिचुएशन समझो, ईरान वाली सिचुएशन क्या हुई, इजराइल के साथ यहाँ पर लड़ाई होती है एंड ईरान जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली सैंक्शन था, अब उसके ऊपर वापस से सैंक्शन लगाने की बात की जा रही थी। एंड 2-3 दिन पहले हमने देखा कि जहां पर अब यूके, जर्मनी, ठीक है, अब इन नेशंस के साथ वापस से ईरान चाहता है कि हम टाइज यहां पर रखना चाहते हैं, या जो आप भी न्यूक्लियर डील की बात करते हो, हम उस न्यूक्लियर डील के लिए या न्यूक्लियर डील को लेकर या स्पेसिफिकली आप जो भी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन या जो भी चीज़ें आप कहते हो, हम बैठ के यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इन दैट सिचुएशन अब जो ये बात है, ये डिस्कशन है, ये मीटिंग होनी अभी ज़रूरी है ना। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या आती है कि ईरान और इंडिया के टाइज जो हैं वो स्ट्रेन हुए, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अब ईरान जो इजराइल और ईरान के बीच में, अब आप देखिए इजराइल को इंडिया ने चुना, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है। बट अब सिंस इजराइल जो है वो मल्टीपल जगह पे यहाँ पर अटैक्स कर रहा है, इन्हीं अटैक्स की वजह से अब क्या हो रहा है कि इंडिया ने अपना जो स्टांस है वो ईरान की तरफ शिफ्ट कर दिया, ईरान की तरफ या ऑल टुगेदर अगर आप देखें कि गल्फ नेशंस की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। गल्फ नेशंस की तरफ से शिफ्ट कर दिया, प्लस रशिया से जो हम ऑयल इम्पैक्ट जो है इंपोर्ट कर रहे थे उसका इम्पैक्ट भी पड़ा, जिसकी वजह से हमें यूएस से जो है 50% टैरिफ्स जो है वो पड़ने लग गए, ठीक है। 50% टैरिफ्स जो है अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया इस टाइम पे। सो अब ईरान भी चाहता है यहाँ पे डिस्कशन करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप अगर देखोगे कि ईरान जो है, जो कि ऑलरेडी हेविली सैंक्शन्ड नेशन है, उसमें स्पेसिफिकली ना एक वेवर दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू चबाहर पोर्ट, ठीक है। चबाहर पोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए, क्योंकि अब हमें ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर है, वहां पे अपनी शिपमेंट्स जो है बाईपास करके इंडिया डायरेक्टली चबाहर पोर्ट पे भेजकर उसे अफगानिस्तान तक एड, या अफगानिस्तान तक अगर कोई ट्रेड वाली सिचुएशन आती है या ट्रेड जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया कैरी आउट करता था, ठीक है। बट अब इंडिया तो यहाँ पर यूएसए के साथ रिलेशन खराब हो गया, पहली चीज। अब दूसरा यहाँ पर क्या, एक पंथ दो काज, मैंने इसलिए बोला कि ईरान जबकि ये मीटिंग यहाँ पर पेंडिंग है तो मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर पड़े, क्योंकि अब जो चबाहर पोर्ट है उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, मेजर आप कह सकते हो ट्रेडिंग रूट का ये पार्ट भी है। तो अगर वही पोर्ट का वेवर खत्म हो जाए या बंद हो जाए या ईरान को खुद से उसे मैनेज करना पड़ जाए, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ईरान के ऊपर मैक्सिमम यहाँ पर इकोनॉमिक आप सैंक्शन तो वैसे लगा भी सकते हो और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेशर के केस में यहाँ पर यूएसए ने बोला कि हम तो ये वेवर विद इन 10 डेज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये वेवर यहाँ पर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन एंड असिस्टेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इफेक्टिव होगा 29 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर अंदर अब चबाहर पोर्ट जो है वो टोटली ईरान के पास आ जाएगा। एंड जो भी यहाँ पर एफडीआई हुई थी, ठीक है, या किसी भी तरह का वेवर यहाँ पे था, अब वो चीज़ एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करेगी। सो अब इसमें क्योंकि अब चबाहर पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इंडिया जो है 2018 ऑनवर्ड्स जो यहाँ पर ऑपरेशनल एक्टिविटी की बात करते हो चबाहर पोर्ट की, वो उसने अंडरटेक कर ली थी इंडिया ने। तो आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए इंडिया के यहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं पर्टिकुलरली ऑन दिस चबाहर पोर्ट, ठीक है। अगर ये वेवर खत्म हो जाता है
एक तो ईरान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉट ओनली अफगानिस्तान, डिफरेंट रीजन्स जो कि अब चबाहर पोर्ट से होकर निकलती हैं, इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर है, मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, वही जगहों तक अगर ट्रेड भी कंडक्ट कराना है तो इंडिया के लिए एक मेजर यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्ट्राइक हो सकती है यूएसए की तरफ से, है ना, जो कि आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक स्ट्राइक हो गई है ये। तो अब इसी वेवर को आप कह सकते हो वो खत्म किए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड यूएसए ने एक पंथ दो काज वाली सिचुएशन यहाँ पर देखी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड फर्स्ट अनाउंस दैट द प्लान टू एंड द वेवर गिवन टू इंडिया इन दिस प्रीवियस टर्म, उनको वो कर देना चाहिए था कि इस टर्म से पहले जब वो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे उनको वो खत्म कर देना चाहिए था कि अभी जो है इंडिया ने उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे दुखी किया हुआ है, वो ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने टाइम तक की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। सो ऑल टुगेदर अब सैंक्शंस जो हैं इट विल कॉस्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन द ईरानियन पोर्ट, फॉर विच ऑल द मोदी गवर्नमेंट साइंड अ 10-year लीज एग्रीमेंट इन May 2024। ठीक है, तो अब पैसा जो है, ये जो सैंक्शंस ऑन चबाहर पोर्ट इज द फोर्थ सच राउंड ऑफ सैंक्शंस द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज पास्ड दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडिया। तो पोर्ट ने एक्चुअली में रिकॉर्ड भी किया था 43% राइज इन वेसल ट्रैफिक एंड 34% इंक्रीज इन द कंटेनर ट्रैफिक 2023-2024 के अंदर। तो 200 करोड़ की टोटल एलोकेशन और 400 करोड़ ऑन द चबाहर पोर्ट सिंस द प्रोजेक्ट 2016 में जो शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब इंडिया के ऊपर आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ये पेनल्टी लगाई जा रही है। तो क्वेश्चन अब हम चबाहर पोर्ट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इट सर्व्स एज ईरान्स ओनली ओशियानिक पोर्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो चबाहर पोर्ट हमें पता है गल्फ ऑफ ओमान पे है, माउथ ऑफ गल्फ ऑफ क्यों बोल रहे हैं ओमान, दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान। तो माउथ यहाँ पर मतलब बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान पे ये है। ठीक है, तो 2 ही पोर्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, दैट इज शाहिद कलंतरी एंड शाहिद बेहेश्ती। ठीक है, 2 पोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं चबाहर के, एंड स्पेसिफिकली ट्रेड जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है। एंड 2018 में डेवलपमेंटल ऑपरेशंस इंडिया ने कैरी आउट करने शुरू कर दिए थे। देन आपको नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ पीएम मोदी टू रिव्यू मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल। मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है आप कह सकते हो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रोमिनेंट ट्रेडिंग हब हुआ करता था लोथल उस टाइम पे। ठीक है, सो अब ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, एजुकेशन एंड रिसर्च के बेसिस पे से रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है, रिवाइटलाइज करने की बात की जा रही है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में करंटली लोथल लोकेटेड है। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, बट अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो एटलीस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं या बात कर सकते हैं आपकी एनसीईआरटी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर हेल्प भी कर सकती है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 कह रही है शेल्स, लैपिस लजुली, कार्नेलियन एंड देन स्टिएटाइट। एरियाज हैं यहाँ पे शोर्तुगाई के, नागेश्वर के, साउथ राजस्थान एंड लोथल। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसका करेक्ट यहाँ पर क्या बनता है आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि शेल्स जो है वो नागेश्वर से लिए जाते थे, लैपिस लसूली शोर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में वहाँ से लिए जाते थे, कार्नेलियन लोथल से एंड स्टिएटाइट साउथ राजस्थान से। तो अब आपको लोथल के बारे में बात की जाए तो बताया जाए तो कार्नेलियन जो है उसका ट्रेड यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पेसिफिकली किया जाता था लोथल से। ठीक है, अब लोथल एंड विच वॉज द नियरेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम बारूच इन गुजरात। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफिकली सारी की सारी आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर जो पैराग्राफ है आपका एनसीईआरटी से ही कॉपी किया गया है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू वोट ऑन ईरान सैंक्शंस। तो अब वोटिंग यहाँ पर होनी है। ठीक है, ईरान को सैंक्शन करने के लिए, ऑल्दो वो मीटिंग के लिए यहाँ पर तैयार है, बट सैंक्शंस तो लगाई जाएंगी एक बार, जस्ट टू यू कैन से के पेनल्टी लगाने के लिए। ठीक है, टू रीइम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो काउंसिल जो है उसकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ने कहा कि ब्रिटेन के बाद फ्रांस एंड जर्मनी ने ट्रिगर किया है ये वोट। ठीक है, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ ही मीटिंग करने के लिए अब ईरान तैयार था, बट ठीक है जो सोर्सेज ने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि रेजोल्यूशन जो है इट विल नॉट हैव positive votes needed to uphold the status quo and as such punishment will be reimposed. ठीक है, अब will not have the 9 positive votes। 9 positive votes यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 9 जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग जो है फॉर अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ये 9 वोट्स जो हैं वो ईरान के अगेंस्ट सैंक्शन लगाने के लिए मे बी
देयर आर चांसेस के सिक्योरिटी काउंसिल के पास नहीं होंगे एंड द सैंक्शंस जो है या पनिशमेंट जो है वो रीइम्पोज यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। आपको बेसिक सी स्टेटमेंट बोल रही है। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पहली स्टेटमेंट क्या है कि सैंक्शंस बाय द यूनाइटेड नेशंस आर इंप्लीमेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। सेकेंड, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज अथॉरिटी टू impose measures under chapter 7 of the United Nations Charter. Which of the statements above is or are correct? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, सैंक्शन जो है यूनाइटेड नेशंस की वो इंप्लीमेंट यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स नहीं करती है। कोई भी सैंक्शंस के लिए अगर रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है तो एक्चुअली में अब कोई भी कंट्री जो है वो हर एक कंट्री तो सैंक्शन नहीं लगाती ना किसी कंट्री के ऊपर। तो अब आइडिया इज कि ये रेजोल्यूशन अगर पास हो गया, ठीक है, तो यही रेजोल्यूशन के बेसिस पे इसी से ही पावर को डिराइव करते हुए लीगली बाइंडिंग तरीके से डोमेस्टिक लॉ में आप कोई ना कोई चेंजेस लेकर आते हो, कोई ऑर्डर या कोई नोटिस यहाँ पर निकालते हो, ठीक है, जिसकी एक लीगल बाइंडिंग हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंगली आप सैंक्शंस लगा सकते हो दूसरे नेशंस के ऊपर। ठीक है, और पीस कीपिंग फोर्स नहीं बट वाया द नेशंस देमसेल्व्स, जो कि मेंबर नेशंस हैं, 192 मेंबर्स या 193 मेंबर्स के बेसिस पे अब आप क्या करते हो, वो रेजोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हो, सैंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो ऑन दी अदर नेशंस। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस आर एनफोर्स्ड बाय मेंबर स्टेट्स नॉट द यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ। ठीक है, सो अब यहाँ पर सैंक्शंस कमेटी स्पेसिफिकली बनती है, सैंक्शंस कमेटी के थ्रू यूनाइटेड नेशंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर वोटिंग होती है एंड चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर की अगर हम बात करें वो रिस्टोर करने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बात करता है, जिससे अगेन ये पावर डिराइव की जाती है कि जो सैंक्शंस कमेटी है उसे बनाया जाए एंड रेजोल्यूशन को यहाँ पर वोटिंग पे डाला जा सके इन द सिक्योरिटी काउंसिल। देन यूके डिपोर्ट्स द फर्स्ट माइग्रेंट टू फ्रांस अंडर अ न्यू डील। सो अब ना इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी यहाँ पर यही है कि अब यूके एंड फ्रांस के बीच में ना एक डील हुई है कि जो भी व्यक्ति अब इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं टू यूनाइटेड किंगडम उनको वापस भेजा जाएगा एंड स्पेसिफिकली सी रूट से ही वापस भेजा जाएगा, यानी कि एक बोट में उस व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा एंड वो खुद से वापस फ्रांस को ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो कि अब यूके ने डिपोर्ट किया है वो कि अभी कहने की बात है कि नॉट कंफर्म्ड इंडियन ओरिजिन का यहाँ पे व्यक्ति है, फ्रांस ने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में रिलीज करने से मना कर दिया है एंड इन रिटर्न फ्रांस जो है उस व्यक्ति को यूके की तरफ भेजेगा स्पेसिफिकली। ठीक है, कि जो कि ऑलरेडी वेटेड पर्सन हो सकता है। वेटेड पर्सन कैसे कि अब जो कि अब यूरोपियन ओरिजिन का हो या यूके को बिलोंग करता हो या उसकी फैमिली की टाइज जो है वो यूके के हो सके। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। तो इनका आपस में एक डील है कि एक जगह से भेजा जाएगा, दूसरी जगह से भी भेजा जाएगा। तो इसी तरीके से जो ये अब आप कह सकते हो कि पेन उठाना पड़ रहा है ना लोगों को कि खुद से ही बोट में ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, तो इसी वजह से जो है एक तरह से इलीगल जो माइग्रेशन हो रही है एक नेशन से दूसरे नेशन के अंदर उसे रोके जाने की बात की जा रही है। देन कतर मीट्स आईसीसी हेड एज इट मल्स एक्शन अगेंस्ट इजराइल। तो आईसीसी का आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वर स्टेटस ही है यहाँ पर कतार के पास या कतर के पास। ठीक है, तो ऑब्जर्वर नेशन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी तरह का रेजोल्यूशन को यहाँ पर लेके आने में। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो अब जॉइंट मीटिंग में या मीटिंग्स ऑफ या प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में पार्ट ले सकते हैं, बट वोट तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर एक तरह से ऑब्जर्वर स्टेटस हो गया, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे सुनने आए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो किसी भी तरह का रेजोल्यूशन जो है वो आईसीसी के अंदर एक केस जो है वो रजिस्टर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दे विल नीड समवन जो कि मेंबर है आईसीसी का, उसी के बेसिस पे अब वो इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को लेकर जाना चाहते हैं एज अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ कतर एज अ होल। अगर हम देखें तो अब इसी के तौर पर अगर हम आईसीसी को देखें तो आईसीसी ने ऑलरेडी लास्ट ईयर, सिंस अब इतनी ज़्यादा जेनोसाइड यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है इसराइल के द्वारा, ऑलरेडी इसराइल के ऊपर आप कह सकते हो या स्पेसिफिकली बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, उनके लिए भी यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू करने की बात की है फॉर वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग इजराइल्स वॉर इन गाजा, इंक्लूडिंग बाय इंटेंशनली टारगेटिंग द सिविलियंस एंड यूजिंग स्टारवेशन एज अ मेथड ऑफ वॉर। ठीक है, बट अभी तक अरेस्ट वारंट्स जो है वो निकाले भी जा चुके हैं इसराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, एंड हमास कमांडर के अगेंस्ट भी यहाँ पर निकाले जा चुके हैं, दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं, बट सिंस वो अपनी खुद की कंट्री में यहाँ पर बैठे हैं तो उनके भी अरेस्ट यहाँ पर नहीं हो पाएगी, वॉर भी ऑनगोइंग सिचुएशन में है। अब नेक्स्ट
इन फर्स्ट ताइवान यूएस फर्म टू मेक मिसाइल अंडर वाटर ड्रोन। तो ताइवान को यहाँ पर अब यूएस से उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ताइवान के साथ कोलैबोरेशन में यूएस से पहली बार अंडर वाटर यहाँ पर आप कह सकते हो मिसाइल को बनाने की तैयारी में है, जो कि स्ट्रेंथन करेगा सेल्फ डिफेंस अमिड चाइनास थ्रेट्स, बूस्ट करेगा लोकल प्रोडक्शन को ताइवान की, एंड सपोर्ट करेगा ताइपेइज ग्रोइंग डिफेंस बजट एंड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स को। देन टैक्स एक्सपर्ट्स लॉर्ड मूव टू ऑपरेशनलाइज जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब हमें पता है कि जीएसटी का एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसको भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जो कि पहले यहाँ पर नहीं था, है ना। तो अब क्या होता है कि जीएसटी के लिए एपेलेट ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है कि जीएसटी के काउंसिल के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके अगेंस्ट जब आप जो अगर आप केस करना चाहते हो, प्लीड करना चाहते हो, तो वो ट्राइब्यूनल के पास चला जाएगा, नॉट डायरेक्टली टू द कोर्ट, है ना। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि उन्होंने बोला कि अपील्स के लिए हमने तो ये चीज़ को मेंशन ही नहीं किया कि कब से कब की अपील हम कम देखेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि जो अब काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए जो भी अब ऐसे डिसीजंस हैं अगेंस्ट द ऑर्डर कम्युनिकेटेड बिफोर April 1, 2026, उसके अगेंस्ट जो अपील हैं वो June 30, 2026 तक फाइल कर सकते हो। एंड एक चीज़ और बोली, जो कि अब ऑर्डर्स जो कि 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पर होंगे, अब वो विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स उनके अगेंस्ट आप अपील्स यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी। टैक्स पेयर्स जो हैं जो कि अब वैक्यूम में यहाँ पे स्टक थे, अपील्स पाइलिंग अप हो रही थी, कैश फ्लोज जो लॉग थे, लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ रहे थे, इसलिए ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के तौर पे जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है इट विल हेल्प द पीपल ऑल टुगेदर। देन इफ द प्राइस ऑफ ऑयल कम्स डाउन पुतिन विल सेटल एंड ड्रॉप आउट ऑफ यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि अभी के लिए अगर इंटरनेशनल प्राइसेस पे अगर देखा जाए, अगर वो ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो पुतिन जो है वो ऑटोमेटिकली ये वॉर को ख़त्म कर देंगे। तब उन्होंने ना यहाँ पर अब लपेटे में यूरोपियन यूनियन को भी ले लिया है। ठीक है, एंड उन्होंने ये चीज़ को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उन्हें पता नहीं था कि अभी तक यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड कर रहा है कॉन्टिन्यूसली रशिया के साथ, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से ना। एंड ये भी वो कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तेल ले रहा है या ऑयल ले रहा है फ्रॉम रशिया। ठीक है, तब उन्होंने ताना मारा एक तरह से यूरोपियन यूनियन को, साथ में इंडिया को एंड चाइना को, कि जब ऑल टुगेदर आप यहाँ पे उनसे ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दोगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो अब तेल है या प्राइसेस है वो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नॉर्मल हो जाएंगे, तो रशिया का तो ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, रशिया विल फाइनली हैव टू एंड द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो ऑल टुगेदर यूक्रेन वॉर जो है ख़त्म करने का उसको यही तरीका है। एंड इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन, रशिया और चाइना जो है उनको आपस में जो ट्रेड है वो रशिया के साथ एट एनी कॉस्ट ख़त्म करना चाहिए, अदरवाइज तो इसका कोई एंड यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, कि चाइना जो है इट इज़ ऑलरेडी पेइंग अ हाई टैरिफ। अभी उन्होंने एक तरह से ना दुख दर्द पीड़ा यहाँ पर और चीज़ पे दिखाई है कि रशिया के अगेंस्ट यार अब जब यूएसए खड़ा ही है तो इंडिया ने उनका यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट उनके बाद भी यूरोपियन यूनियन को इनडायरेक्ट से आप कह सकते हो थ्रेट है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी 30% यहाँ पर टैक्स पे कर रहा है। अब इंडिया के केस में 50% वो ऑलरेडी है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी उनकी यहाँ पर ट्रेड डील होनी भी है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि धमकी उन्होंने उनको ही दी है। ठीक है, कि ऑलरेडी चाइना तो है बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस पे कर रहा है, इंडिया के साथ उनके बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज थे, बट इंडिया को भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके साथ उनके क्लोज टाइज थे, फिर भी उन्होंने उसको इंडिया को आप कह सकते हो 50% टैरिफ जो है वो लगा दिए। अब मे बी यूरोपियन यूनियन अगर उस चीज़ को बंद नहीं करता है तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है कि उनके ऊपर भी हाई टैरिफ लग सकते हैं ऑल टुगेदर। ठीक है, उन्होंने बार बार यही रिपीट किया कि इंडिया जो है हमेशा से ये डिनाई करता आ रहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म इसी वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ पे ट्रंप ने दोनों नेशंस को अब क्या बिजनेस के लिए थोड़ा सा समझाया था कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। एंड ऑल टुगेदर वापस उन्होंने क्लेम यही ले लिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म हुआ है या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जो इशू चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो सारा का सारा जो है उसे ख़त्म कराने का जो आप कह सकते हो कि वो स्पेसिफिक आइडिया के उनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि ये जो सारा अब इशू चल रहा था उन्होंने ख़त्म जो है वो ट्रंप ने या यूएस के इंटरवेंशन की वजह से हुआ है। उन्होंने वापस से ये चीज़ बोली, इंडिया ने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया है। कि उन्होंने बोला ओवर द वीकेंड मिस्टर ट्रंप हैड सेड कि यूरोपियन यूनियन एंड नेटो कंट्रीज शुड ऑल टुगेदर स्टॉप ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया। ठीक है, देन इंडिया स्टडिंग डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी पाकिस्तान वाउज टू गार्ड इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल से यहाँ पे यही बात है कि सऊदी और पाकिस्तान का दोनों की दोनों न्यूज़ जो है ऑटोमेटिकली एक ही चीज़ों की बात करती है कि सऊदी और पाकिस्तान का एक डिफेंस जो है वो टाई हो चुका है कि एक के अगेंस्ट अगर आप एक्शन लोगे, मिलिट्री एक्शन लोगे, दूसरी कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। पहली न्यूज़ आपको यही चीज़ बोल रही है कि इंडिया अभी तक यही चीज़ को
सोचने की कोशिश कर रहा है, स्टडी कर रहा है इस पैक्ट को कि इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं। एंड इंडिया ने इस चीज़ को भी माना है कि देवर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कोई यहाँ पर जो है ट्रेड या सॉरी ऐसा किसी भी तरह का पैक्ट जो है वो होगा ही होगा। तो ये डेवलपमेंट जो है एक लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि अंडर कंसिडरेशन ऑटोमेटिकली थी कि इंडिया के ऑल्दो सऊदी के साथ रिलेशन अच्छे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान और सऊदी के रिलेशंस इवन और बेटर यहाँ पर सिचुएशन में काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड दैट, ठीक है। एंड जो इम्प्लीकेशंस है इस डेवलपमेंट की फॉर आर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी मस्ट बी रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड, ठीक है। इसे पढ़ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इन ऑल डोमेन, ठीक है। तो इसको सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। बायलेटरल ट्रेड्स ओवर द पास्ट नियरली 8 डेकेड्स एंड सेड के जो एग्रीमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है शेयर्ड कमिटमेंट्स ऑफ बोथ द नेशंस, जो कि इन्हांस करना चाहते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन को। ये पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो है आई है स्टेटमेंट कि अरब इस्लामिक समिट जो कि अभी हुआ था दोहा के अंदर, OIC जिसको हम बोल रहे हैं, उसके बाद ये पैक्ट जो है ये साइन होने की बात हो रही है। एंड सऊदी जो है इट हैज़ क्लोज टाइज विद इंडिया ऑल टुगेदर। एंड सऊदी अरेबिया जो है टॉप एनर्जी सप्लायर्स है टू इंडिया, मेजर एम्प्लॉयर है इंडियन ब्लू वाइट कॉलर एक्सपर्ट वर्कर्स को इन द गल्फ, एंड इन द रिसेंट ईयर्स हैज़ ग्रेजुअली बिल्ट मिलिट्री रिलेशंस एज वेल इंडिया के साथ ऑल टुगेदर, ठीक है। तो एक तरह से ये जेनरस सपोर्ट की यहाँ पे बात की गई है कि जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो अगर देखें तो रियाद की तरफ से एक जेनरस सपोर्ट एक्सटेंड की गई थी तो पाकिस्तान आफ्टर ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन 1971 ऑल्सो इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद भी, तो एक रेस्क्यू के लिए वहाँ पे अराबिक किंग सऊदी अरेबिया के किंग पहुँच गए थे सबसे पहले, एंड $300 मिलियन का आप कह सकते हो पैकेज उनको पाकिस्तान को ऑफर किया था। एंड आफ्टर मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टोस फॉरेन मिनिस्टर इन रियाद इन 1974, कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ है तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के, जो मिनिस्ट्री के जो मेंबर हैं, वो सबसे पहले बिना बताए इंडिया भी पहुंचे, उसके बाद पाकिस्तान भी गए, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो पैसा जो है पाकिस्तान की तरफ जाता ही आया है सऊदी अरेबिया की तरफ से टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो अब ये एक तरह से सिग्नल टू इजराइल भी माना जा रहा है कि सिग्नल टू इजराइल कैसे, अब ये इस्लामिक नेशंस का एक पैक्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है, कि इट हैज़ कंडक्टेड अ स्प्रॉलिंग मिलिट्री offensive since Palestinian nationalist Hamas October 7, 2023 attack on Israel stretching across Iran, Lebanon and Palestine territories, Qatar, Syria and Yemen, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपस में कंट्रीज में स्पेसिफिकली देखा, कतर, ओमान स्पेसिफिकली, इन कतर, पैलेस्टीन टेरिटरीज, ईरान, लेबनान के ऊपर जो अटैक किया गया इसराइल के द्वारा, हमास को लेकर यहाँ पर मीटिंग अगर चल रही थी वहाँ पर, तो उसके बाद से देखिए तो एक जॉइंट अलायंस की तरह एक आप कह सकते हो कि थ्रेट टू इजराइल देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमने तो अपना पैक्ट यहाँ पर बना लिया और जो इस्लामिस्ट नेशंस कि अब आप एक के ऊपर अटैक करोगे, सब आपके ऊपर यहाँ पर अटैक करेंगे। तो आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में कि ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन वापस से हो रही है कि एक नेशन दूसरे नेशन के यहाँ पे जो है कन्नी काटने की बात कर रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ये अब एस्पेक्ट्स ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोटेक्शन जो है वो भी अब सऊदी वाले रीजन की तरफ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डील, जो कि ये स्टेट कर रहा है कि ऑल डिफेंसिव एंड मिलिट्री मीन्स जो है उनको यूज़ किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ थ्रेट जो कि आइदर ऑफ द टू कंट्रीज को होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है इट फेस्ड US सैंक्शंस फॉर ईयर्स ओवर इट्स बॉम्ब्स, ठीक है, एंड द न्यू वंस ओवर इट्स मिसाइल्स वर्क एट टाइम एट द एंड ऑफ बाइडन रिजीम ऑल टुगेदर। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जेनरस सपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रोवाइड की गई थी पाकिस्तान को, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इट वाज अंडर सैंक्शंस, ठीक है। तो क्योंकि ना अब इनका एक व्यू पॉइंट है जो मैं आपको एक्सटेंड यहाँ पर करके देना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि ईरान के ऊपर अटैक हुए, प्लस ऑल्दो ईरान वाज रॉन्ग एट वेरी पॉइंट्स, ठीक है, कि एक पहला ऐसा इस्लामिस्ट नेशन काइंड ऑफ जिन्होंने अपना अब न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप करने की कोशिश की, जो कि अब ओपन अब हवा में यहाँ पर बात हो रही थी। ऑल्दो इस्लामिस्ट नेशंस के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, पाकिस्तानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, बट अब इनका ये जॉइंट पैक्ट जो है इस्लामिस्ट नेशंस का बनने का एक रीज़न ये भी है कि दे आर ऑल्सो सीइंग कि जितने भी अब ये नेशंस हैं ना, उनको रिकग्निशन देने की बात की जा रही है, पैलेस्टीन वाली सिचुएशन है, आप बेदर्दी से लोगों को यहाँ पर मार रहे हो। दूसरी चीज़ कि यू डू नॉट वांट सर्टन कंट्रीज टू राइज बियॉन्ड अ पॉइंट, है ना, कि वहाँ से आप पैसे से ड्रेन करने की बात कर रहे हो। बट अब अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो पैसा वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि USA के साथ उनके रिलेशन जो है वो भी हैम्पर हों, सिंस इजराइल जो है अब आप एक तरह से यूज मान के चल सकते हो कि USA इज़ यूजिंग इजराइल
अगेंस्ट अदर नेशंस एज वेल, कि खुद बुरा बनने की यहाँ पे कोशिश नहीं हो रही, बट सेकंड पर्सन को यहाँ पे आगे कर दिया, सेकंड नेशन को आगे कर दिया, है ना। अदरवाइज अभी तक यूएसए ने कभी भी इसराइल को ओपनली यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोली कि आपको जो वॉर है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल सिंगल सोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं। पैसे के तौर पे जो है गल्फ कंट्रीज़ को आप ड्रेन नहीं कर सकते, चाहे आप अमेरिका हो या कुछ भी हो, है ना। बट वही है कि आप इकोनॉमिक तरीके से बिजनेस कंडक्ट करना थोड़ा ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही बंद कर दोगे। तो आगे आने वाले टाइम में माइट भी यूएसए की तरफ से कुछ मेजर हो, माइट भी चाइना की तरफ से कुछ मेजर होने के चांसेस हो सकते हैं, बट रशिया ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि वो बिल्कुल ऐसे चुप बैठा है, कोई ऐसी स्टेटमेंट रशिया की तरफ से अभी तक नहीं आ रही है। एंड मेजरली अब इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं बाकी सारी चीज़ों से, क्योंकि इंडिया जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है वेस्ट वाली सिचुएशन से भी एंड ईस्टर्न नेशंस या गल्फ नेशंस की तरफ से भी, है ना। अभी तक द ओनली सोल सपोर्ट इंडिया के पास अभी क्या है वो रशिया ही नजर आता है। बाकी डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, इंटरनली क्या चल रहा है, वी डोंट नो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कॉमेंट नहीं कर सकते कि इंटरनली क्या चल रहा है, बट आई होप जो भी चीज़ें हों बट जल्दी से जल्दी ये पीस को रिस्टोर किया जा सके वर्ल्ड लेवल पे, ताकि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो यहाँ पर ना हो, है ना, और चीज़ें यहाँ पर महंगी ना हो। मुश्किल से जीएसटी रेट्स जो है वो कम आए। इंटरनेशनल लेवल्स में मार्केट्स में अगर चीज़ें बढ़ जाएंगी तो आम आदमी क्या करेगा यहाँ पर, है ना। तो सरकारें तो वो आती जाती रहेंगी, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट आम आदमी जो है चाहे वो इस कंट्री का हो वो दूसरे नेशंस का हो, दे विल सफ़र ऑलवेज, है ना। तो उनकी यहाँ पर ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है सरकारों को कि उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचा जाए, है ना। सो इन केस वी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच। कोई भी कोर्स की इंक्वायरी होती है तो टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज की बात करें इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, अगर आपको इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।